Hello students, welcome to the class. And in this session we are going to discuss a very important topic about the Henry's law. जैसा कि सभी को पता है कि हेनरीज लॉ जो है वो हर एक बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम यहाँ पे इस सेशन में हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेनरी लॉ को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो फिगर्स यहाँ दे रखे हैं, इन फिगर्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि फिगर में क्या दे रखा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक बाउल लिया हुआ है और इस बाउल में हमने एक लिक्विड यहाँ पे कंटेन करके रखा हुआ है। वो बाउल में जो लिक्विड है वो वाटर हो सकता है। और आपको पता है कि अगर किसी भी ओपन बाउल में भी अगर वो लिक्विड रखेंगे तो जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं वो नॉर्मल प्रेशर पर भी, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी वो गैस उस वाटर में डिसॉल्व रहती है। यानी कि अगर एक ओपन बीकर में अगर हम एक वाटर कंटेनर रखते हैं, इसका मतलब वहां पे जो एयर है वो थोड़ी बहुत एयर जो है उस वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी। यानी कि हर एक प्रेशर पर गैस का कोई ना कोई अमाउंट जो है वाटर में डिसॉल्व होता है। तो अभी हमने यहाँ पे ये हमारी प्रेशर कॉज है, तो अभी हमने यहाँ पे कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर, यहाँ पे जो ये आपको रेड बॉल्स आपको दिख रही हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ गैस, जो कि ये शो कर रहा है कि बिना किसी प्रेशर को अप्लाई किए ऑलरेडी वहां पे कोई एक गैस वहां पे डिसॉल्व है, इसका कोई भी एक समथिंग अमाउंट यहाँ पे डिसॉल्व है। लेकिन सेकंड फिगर में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे गैस पर जो है यहाँ पे इस वाले एरिया में यहाँ पे जो गैस थी उस पर हमने क्या किया, प्रेशर गॉज के द्वारा यहाँ पे जैसे प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ बबल्स या गैस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया है। जो कि क्या शो करता है, जो कि ये बताता है कि किसी भी गैस की वाटर में या लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं प्रेशर पर डिपेंड करती है और कह सकते हैं कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे प्रेशर आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, गैस की जो अमाउंट है, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो यहाँ पे लिक्विड के अंदर बढ़ता जाता है। तो अगर हम यही सिस्टम अगर यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हेनरीज लॉ क्या करता है, हेनरीज लॉ स्टेटेड दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पहले हमें कांस्टेंट रखना होगा। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ ए गिवन गैस, यानी कोई भी अगर हमें गैस दे रखी है तो उसका जो अमाउंट है दैट डिसॉल्व्स इन लिक्विड, जो लिक्विड में घुलता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गैस के पार्शियल प्रेशर के। यानी गैस पर जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा वाटर में या किसी भी लिक्विड में वो डिसॉल्व होती जाएगी एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पे जैसे कहा गया है कि अगर हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे गैस का जो अमाउंट है वो Cg है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C। तो Cg का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ गैस, जो कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जैसे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट मिलेगा, जो कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाएगा। इसी हेनरीज लॉ को एक दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को अगर मोल फ्रैक्शन अगर कंसीडर कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गैस की जो कंसंट्रेशन है लिक्विड के अंदर, यानी कि उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हम सेकंड वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है that is directly proportional to the mole fraction, यानी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि P, अगर हम यहाँ पे कहना चाहें कि P की अगर हम बात करेंगे तो P यानी कि पार्शियल प्रेशर एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और जैसे यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें यह कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज द हेनरी कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है दोनों ही अलग अलग है। अगर आप कंसंट्रेशन लेते हैं तो कंसंट्रेशन के केस में आपको जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा, अगर आप पार्शियल प्रेशर को x के प्रोपोर्शनल ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक हेनरी कांस्टेंट मिलेगा kh। एक्चुअली हम इसे इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते थे, हम इसे ऐसे लिख सकते थे कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाते तो आपको पता है कि कांस्टेंट मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे k मिलता और यहाँ पे क्या हो जाता है, p हो जाता। अब सपोज जैसे P की वैल्यू निकालनी है आपको, पार्शियल प्रेशर निकालना है तो K को यहाँ पे पहुंचाना होगा, तो यहाँ पे K और K यहाँ जैसे यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो K इंटू एक्स इंटू 1/K यहाँ पे हो जाएगा एंड इज इक्वल टू यहाँ पे P। और तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है इसी का जब इनवर्स लेते हैं तो इनवर्स लेने पर एक नया कांस्टेंट मिल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, KH बोलते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे P की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, KH इंटू एक्स। यानी कि हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कैसा होता है, इनवर्स होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स जो है वो क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। ध्यान रखना है आप लोगों को, ये चीज ध्यान रखनी है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इस K को डिफाइन करा है, K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर आल्सो, राइट। And the unit of the K is gram into bar inverse, and what is the KH over here? KH is a Henry constant. It also depends on the temperature and the nature of the gas. Okay. अलग अलग गैसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि जब K जब वेरी कर रहा है नेचर के साथ और टेम्परेचर के साथ तो KH भी करेगा। एंड KH की जो यूनिट होगी या तो मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स लेंगे या फिर यहाँ पे हम केल्विन किलोग्राम बार इनवर्स यहाँ पे लेंगे। अब जैसे कि ये वाली जो डेफिनेशन हमने सीखी है तो इस बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पे ग्राफ अगर हम यहाँ प्लॉट करें बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड द पार्शियल प्रेशर,
तो जैसा कि पता है कि ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, जैसे ही पार्शियल प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ जो दिखाई दे रहा है, जो कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में प्लॉट किया गया है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन जो होगा ना गैस का, वो वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर इंक्रीज होता जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि काफी सारे डाउट्स को यहाँ पे दूर करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के अगेंस्ट हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो हमने 3 डिफरेंट गैसेस यहाँ पे ली हुई है। हीलियम जिसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 4 होता है, एंड लाइक नाइट्रोजन जिसका मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है तो ऑब्वियसली क्या होता जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। एंड अगर हम इनके हेनरी कांस्टेंट की बात करें तो हीलियम का जो हेनरी कांस्टेंट है दैट इज 14497 के बार, राइट। एंड नाइट्रोजन का जो हेनरी कांस्टेंट है 74.48 के बार है। एंड ऑक्सीजन का जो हेनरी कांस्टेंट दैट इज 46.82 के बार है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी में और हेनरी कांस्टेंट में क्या रिलेशन आएगा, तो ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस सेशन, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी गैस के लिए आपकी जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हेनरी कांस्टेंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंड हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का इनवर्स होता है। P इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, KH/x होता है। अगर आपको हेनरी कांस्टेंट दे रखा है तो डायरेक्टली ये लगाएंगे, अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दिस इज द हेनरी लॉ। आई थिंक यू आर जस्ट बेटर अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा होगा हेनरी कांस्टेंट जो क्या होता है। I think you people understand very well about the Henry's law. डिस्कस करेंगे the limitations of the Henry's law and the applications of the Henry's law. तो limitations कौन कौन सी होती है, यानी कि हेनरी का जो लॉ है किन किन कंडीशंस में अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो पहली कंडीशन ये है कि प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा हुआ, अगर आप लिमिट से भी ज्यादा अगर प्रेशर करते हो तो गैस क्या होगी कि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी, यानी कि एक सॉल्यूशन बना लेगी जिससे कि आप वहां पे उसका मोल फ्रैक्शन पता नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये कंडीशन है द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई। सेकेंड है द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो गैस है वो वाटर में घुलेगी ही नहीं, तो इसलिए टेम्परेचर जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए। थर्ड केस है द गैस शुड नॉट केमिकली ट्रीटेड और रिएक्ट विद द वाटर, यानी गैस जो है वाटर के साथ या किसी भी लिक्विड के साथ ट्रीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर जाएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके साथ वो केमिकल कंपाउंड बना लेगी और हम वहां पे उसकी सॉल्युबिलिटी को पता नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर लो ना हो एंड प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो और गैस केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए किसके साथ, लिक्विड के साथ। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन का सबसे मोस्ट कॉमन जो एप्लीकेशन है वो ये होता है कि जितने भी हम कार्बोनेट बेवरेजेस देखते हैं, जो सोडा वाटर है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो उनमें क्या होता है कि CO2 गैस का अमाउंट बढ़ाने के लिए, CO2 जो गैस होती है उसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जब CO2 गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाई प्रेशर पर करते हैं, ताकि अगर हाई प्रेशर पर CO2 को जब उसमें डिसॉल्व करोगे तो CO2 की काफी ज्यादा कंसेंट्रेशन जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और वो काफी समय तक वहां स्टे करेगी और कार्बोनेट बेवरेज जो है वो शार्प रहेगा। तो पहली कंडीशन है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द कार्बोनेट बेवरेजेस, यानी कि जितने भी बेवरेजेस होते हैं कार्बोनेट बेवरेजेस उनमें CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर CO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। सेकेंड है टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ द बैंड्स accompanying the decompression of the deep sea in divers, यानी कि जब भी कोई डाइवर्स, जो सी डाइवर्स होते हैं, वो जब जैसे सी में डाइव लगाते हैं तो डाइव लगाने पे क्या होता है, जैसे जैसे वो डाउन द अर्थ जाते जाते हैं, वाटर में नीचे जाते जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे जो प्रेशर है उनके ऊपर, जो वाटर का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि अगर वो एक नॉर्मल गैस का अगर कॉम्बिनेशन जो है वो ले जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल गैस का जो कंप्रेशन, जो कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, अप्रोक्स 20%, 21% होती है, एंड बाकी लाइक हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन होती है 1% जो है केवल क्या होती है, अदर गैसेज होती है। तो अगर वही सेम मिक्सचर अगर हम रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए अगर हम ले जाएंगे तो क्या होगा कि हाई प्रेशर होने की वजह से जो नाइट्रोजन गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे नाइट्रोजन हमारे ह्यूमन ब्लड में जैसे इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में एक पेनफुल मतलब लाइक पेन होता है, पेनफुल इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट को हमने यहाँ पे नाम दिया, उसे कहते हैं बैंड्स। तो बैंड्स होता है, तो उसे बचने के लिए क्या करते हैं कि जब भी सी डाइवर्स एक स्पेशल जो है कंपोजिशन ले जाते हैं फॉर द ब्रीथिंग इन अवर सिलेंडर, तो सिलेंडर में क्या करते हैं कि वो यहाँ पे नाइट्रोजन जो कि हमें जो पेनफुल इफेक्ट जो यहाँ पे क्रिएट कर रही है
तो उसकी कंसेंट्रेशन को तो क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि 78% से डिक्रीज करके 56 अप्रॉक्स % यहां पर ले आते हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 से बढ़ा करके 32% कर लेते हैं। और बाकी यहां पे हीलियम गैस भी ले लेते हैं, क्योंकि हीलियम गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो ह्यूमन ब्लड में कम होगी, क्योंकि हीलियम गैस का हमने पहले पढ़ा था, हीलियम गैस का जो हेनरी कांस्टेंट है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि उसकी सॉलिबिलिटी सबसे कम होती है। सॉरी, हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होता है, अप्रॉक्स 144 होता है हेनरी कांस्टेंट, तो उसकी सॉलिबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। तो एक तो हीलियम ब्लड में घुलेगा कम, जैसे कि पेनफुल इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड थिंग, वो हमें फ्लोट करने में भी हेल्प करेगी, यानी कि तैरने में भी मदद करेगी। सेकंड है टू अवॉइड द एनोक्सिया। एक तो हमारे पास बैंड था और एक है एनोक्सिया, यानी कि जब क्लाइंबर्स, तो क्लाइंबर जब किसी हिल स्टेशन पर या किसी हिल पर, किसी पहाड़ी पर जब क्लाइंबिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अभी हम कहां गए थे, नीचे गए थे, तो नीचे जब प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे सी में डाइव लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब क्लाइंबिंग जब करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऐसा होने पे क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते आएंगे तो प्रेशर लो होता जाएगा और O2 की जो अमाउंट है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि हमारे ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में कम O2 घुलेगी, और उससे क्या होगा कि हमें जो है वो एनोक्सिया डिजीज होगी। तो एनोक्सिया डिजीज का मतलब होता है लाइक हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो सबसे बचने के लिए जो क्लाइंबर्स क्या करते हैं कि जो एक सिलेंडर जो कैरी करके ले जाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हाई प्रेशर पर O2 वहां पे ले जाते हैं, जैसे कि अगर वो लो प्रेशर रीजन में भी पहुंच जाते हैं तो वो हाई प्रेशर वाली जो O2 है वो ब्रीथिंग में उसको हेल्प करती रहती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड 3 आर द लिमिटेशंस। तो आई थिंक आपको समझना होगा कि हेनरी लॉ हमने पढ़ लिया, हेनरी कांस्टेंट हमने पढ़ लिया, सॉलिबिलिटी हमने पढ़ ली, एप्लीकेशन पढ़ लिया, और हमने लिमिटेशंस पढ़ ली। तो यहां आकर के आपका हेनरी लॉ कंप्लीट हो जाता है। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।